हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं स्कोर मोर। चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं फिटर थ्योरी के पार्ट 4 को। पार्ट 3 तक हम लोगों ने 125 क्वेश्चंस कर लिए थे। ये सारे क्वेश्चंस आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इस सारे प्रश्न को नीमी पैटर्न पे नीमी के वेबसाइट से डाउनलोड करके लाया हूँ मैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बैंक है, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 126 फाइल के फेस पर चौक क्यों लगाया जाता है। देखिए, फाइलिंग जब करते हैं हम लोग तो उसके फेस पर चौक लगा देते हैं। तो चौक किस वजह से लगाते हैं, तो उसका प्रॉपर कारण क्या है कि पेनिट्रेशन और पिनिंग को कम करने के लिए। पिनिंग मतलब फाइल में जो कण जो उड़ते हैं, मतलब फाइलिंग करने के बाद जो कण उसमें से निकलते हैं वो फाइल में आके ब्लॉक कर देते हैं फाइल को। तो उसको रोकने के लिए हम लोग चौक लगा देते हैं, ताकि वो उस ऑलरेडी खड्डे को भरे रहे और पिनिंग ना हो। क्वेश्चन नंबर 127 हमारा है। ये कह रहा है कि फाइन पिच हैक्सॉ ब्लेड का उपयोग क्या है। तो फाइन पिच हैक्सॉ ब्लेड जो होता है उसका काम होता है टू कट कंड्यूट एंड अदर थिन ट्यूब्स। किसके लिए क्या आता है, तो कट करने के लिए थिन ट्यूब्स को हम लोग यूज करते हैं फाइन हैक्सॉ ब्लेड को। अगला क्वेश्चन हमारा फिर टैप ड्रिल साइज के लिए। इसके लिए आप लोगों ने आज अभी तक कमेंट नहीं किया है। यदि आप कमेंट करेंगे तो मैं इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, जिसमें आपको टैप ड्रिल साइज निकालना सिखा दूंगा, कैसे आप इस चीज़ को निकालेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर होना हमारा 128 नंबर का 8.8 mm, यानी कि M10 का कोई ड्रिल है और 1.25, तो टैप ड्रिल साइज कितना हो जाएगा 8.8 mm। एक ड्रिल में फ्लूट्स के बीच के भाग का नाम क्या है। देखिए, ड्रिल में फ्लूट के जो बीच का भाग होता है वो होता है वेव कहलाता है। ड्रिल में फ्लूट्स के बीच का भाग क्या कहलाता है, वेव कहलाता है। ठीक है, वो जो इस वर्नियर वेवल प्रोटेक्टर की रीडिंग क्या है। देखिए, यहाँ पे वर्नियर वेवल प्रोटेक्टर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब वर्नियर वेवल प्रोटेक्टर देखना जानते होंगे। तो इस वर्नियर वेवल प्रोटेक्टर का रीडिंग क्या है ये आपको बताना है। इसकी रीडिंग आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसमें आंसर है 157 डिग्री 30 मिनट का। अगला क्वेश्चन हमारा बाहरी माइक्रोमीटर यानी कि आउटसाइड माइक्रोमीटर का कौन सा भाग मापने के सतह के बीच एक समान दबाव सुनिश्चित करता है। तो समान दबाव सुनिश्चित करने वाला पार्ट होता है रेचेट स्टॉप। चाहे आप इनसाइड माइक्रोमीटर ले, आउटसाइड माइक्रोमीटर ले, हर जगह रेचेट स्टॉप जो करता है वो समान दबाव बनाने के लिए होता है, ताकि नहीं ज़्यादा टाइट करके आप दबाव ज़्यादा बना दें, इससे मेजरिंग जो होगा वो गड़बड़ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132 में कह रहा है वर्नियर हाइट के कौन सा पार्ट मुख्य स्लाइड का एक इंटीग्रल पार्ट है। तो 132 का आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों जॉ। जॉ जो है वो मेन स्लाइड जो होता है उसका एक इंटीग्रल पार्ट होता है। बढ़ते हैं आगे। माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पर काम करता है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने हमारे कम्युनिटी पोस्ट से ऑलरेडी कर रखा है। स्क्रू एंड नट के बेसिस पे काम करता है। बढ़ते हैं आगे। डेप्थ माइक्रोमीटर द्वारा ज़्यादा रेंज की गहराई को कैसे मापा जाता है। तो डेप्थ माइक्रोमीटर जो होता है दोस्तों वो ज़्यादा रेंज की गहराई को मापने के लिए यूज करता है इक्विप्ड विथ अ सेट ऑफ एक्सटेंशन रॉड्स। एक्सटेंशन रॉड्स को लगा के, जैसे एक मान लीजिए 10 mm का है, हमें 12-13 mm से जाना है, तो एक और 5-6 mm का और उसमें एक्सटेंशन लगा देंगे रॉड। उससे क्या हो जाएगा, वो ज़्यादा डेप्थ की गहराई को नाप पाएगा। बढ़ते हैं आगे। इंच माइक्रोमीटर में इसमें रीडिंग क्या है। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा दूँ, इसको आप लोग हमें रीड करके बताएंगे कि इंच माइक्रोमीटर में इसकी रीडिंग क्या है। और वैसे इसका आंसर हो रहा है दोस्तों 0.787 इंच। 0.787 इंच। बाकी आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे इसका आंसर क्या रहा। बढ़ते हैं आगे। मापने के दौरान वेवल प्रोटेक्टर का कौन सा हिस्सा इंक्लाइंड सतह से कांटेक्ट में होता है। तो इंक्लाइंड सतह से कांटेक्ट में रहने वाला वेवल प्रोटेक्टर का हिस्सा दोस्तों कहलाता है ब्लेड। ठीक है, यही हमारे कांटेक्ट में रहता है, ब्लेड। बढ़ते हैं आगे। ड्रिलिंग मशीन में कौन सा भाग विभिन्न गति प्राप्त करने के लिए होता है। विच पार्ट इन ड्रिलिंग मशीन इज टू अचीव डिफरेंट स्पीड। अलग अलग स्पीड प्राप्त करने के लिए हम लोग स्टेप पुली का यूज करते हैं। इसमें स्टेप बाय स्टेप देखिए इस तरह की कुछ पुली होती है। मैं एक बार फिगर बना के आपको दिखाने का ट्राई कर रहा हूँ। इस तरह की स्टेप पुली होती है। ठीक है, ये राउंड राउंड होता है, इधर राउंड होता है, इधर राउंड होता है, इस तरह से राउंड राउंड होता है। अलग अलग स्टेप में आप चढ़ाते जाइएगा तो उससे स्पीड जो होगा वो आप ज़्यादा और कम कर पाइएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पेडस्टल ग्राइंडिंग में एक्स के रूप में किसको दिखाया गया है। एक्स से चिन्हित किया गया है, उसका नाम बताना। देखिए, ये पेडस्टल ग्राइंडिंग आपके सामने फोटो है, इसमें एक्स नाम से किसको दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 138 है।
तो इसमें जो एक्स है ये वाला, ये टूल रेस्ट है, इसी पे आप टूल रख के और तब ग्राइंडिंग करते हैं, ठीक है। ये टूल रेस्ट है। आगे है व्हाट इज द नेम ऑफ फाइल, इस फाइल का नाम क्या है ये आपको बताना है। 139 नंबर, ये है आपका रास्प कट फाइल। कौन सा फाइल है दोस्तों, ये रास्प कट फाइल है, इसको आप लोग चमड़ा और लकड़ी पे यूज करते हैं। बढ़ते हैं आगे। अगर वाइस हैंडल को ज़्यादा टाइट कर दिया जाए तो क्या होगा, वाइस के हैंडल को आप यदि ज़्यादा टाइट कर देंगे तो क्या होगा, स्पिंडल डैमेज कर जाएगा, ठीक है। इसलिए स्पिंडल को माइल्ड स्टील से बनाया जाता है ताकि डैमेज हो तो फिर से उसको चेंज किया जा सके, ठीक है। उससे और कुछ ये खराब ना हो, मतलब जॉ वगैरह खराब ना हो, सीधा स्पिंडल खराब हो उसको चेंज किया जाएगा आगे। कौन सा कैलिपर आयामों का फाइन एडजस्टमेंट प्रदान करता है, यानी विच कैलिपर प्रोवाइडेड फाइन एडजस्टमेंट ऑफ डायमेंशंस। तो डायमेंशंस का फाइन एडजस्टमेंट प्राप्त होता है हमें स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर से। किस कैलिपर से, स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर से फाइन एडजस्टमेंट प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, बड़े क्रॉस सेक्शन एरिया को काटने के लिए किस मेटल कटिंग सॉ का उपयोग किया जाता है। तो बड़े क्रॉस सेक्शन को काटने के लिए हम लोग सर्कुलर सॉ का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, सर्कुलर सॉ का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, मार्किंग टेबल को कास्ट आयरन से क्यों बनाया जाता है। देखिए जो मार्किंग टेबल होता है दोस्तों, उसको कास्ट आयरन से बनाने के पीछे का लॉजिक ये है कि कास्ट आयरन जो होता है सेल्फ ल्यूब्रिकेशन करता है, ठीक है, उसमें लुब्रिकेंट देने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए उसको कास्ट आयरन से बना दिया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा 144। इसमें कहा है दोस्तों, इस गेज का नाम बताना है आपको। आपके सामने एक गेज का फोटो दिखाया गया है, इस गेज का नाम क्या होगा। तो ये आपका वेवल गेज है, ठीक है, ये आपका वेवल गेज है। बढ़ते हैं आगे। किस फाइल का उपयोग डाई और मोल्ड के निर्माण के लिए किया जाता है। तो डाई और मोल्ड के निर्माण के लिए दोस्तों हम लोग यूज करते हैं रोटरी फाइल का। किस फाइल का, रोटरी फाइल का हम लोग यूज करते हैं। बढ़ते हैं आगे। कौन सा क्वेश्चन है, फाइलों के दांतों के बीच फंसी धातु के चिप्स को हटाने की विधि क्या कहलाती है। फाइलों के दांतों में जब पिनिंग हो जाता है तो वहां से उस पिनिंग को खत्म करने की जो विधि होती है उसको क्या कहते हैं, इसको कॉपर स्ट्रिप कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉपर स्ट्रिप कहते हैं। बढ़ते हैं आगे। छोटे छोटे कार्य जिसमें फाइलिंग या ड्रिलिंग की आवश्यकता होती है उसको पकड़ने के लिए किस वाइस का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 147। तो उसमें यूज किया जाता है दोस्तों टूल मेकर वाइस का। किस वाइस का यूज करते हैं हम लोग, टूल मेकर वाइस का यूज करते हैं छोटे छोटे कार्यों को पकड़ने के लिए। किस हैक्सॉ ब्लेड का उपयोग घुमावदार रेखाओं को काटने के लिए किया जाता है। घुमावदार रेखाओं को काटने के लिए हम लोग यूज करते हैं फ्लेक्सिबल ब्लेड्स का, ध्यान रखिएगा, फ्लेक्सिबल ब्लेड्स का यूज करते हैं। किसी छेनी का उपयोग कीवे काटने के लिए किया जाता है। जब कीवे काटना हो किसी मेटल पे तो उसमें हम लोग किस छेनी का उपयोग करेंगे, उस समय क्या जाता है, क्रॉस कट चीजल का। किसका यूज किया जाता है, क्रॉस कट चीजल का यूज किया जाता है। आगे आपको एक हैमर में एक चिन्ह दिया गया है, आपको देख के बताना है कि ये क्या है। देखिए मैंने हैमर के सारे पार्ट्स के बारे में आपको बता दिया है। ये आपका पिन कहलाता है, ये आपका फेस कहलाता है, ये चिक कहलाता है, ये आई होल कहलाता है, ये हैंडल कहलाता है। बस यही सारा पार्ट होता है हैमर में। छेनी की धार पर क्राउनिंग का क्या उद्देश्य है, यानी कि छेनी का जो कटिंग एज होता है चीजल का, उसमें क्राउनिंग क्यों किया जाता है। तो इसका आंसर होता है दोस्तों प्रिवेंट डिगिंग ऑफ कॉर्नर, कॉर्नर को डिगिंग करने से रोकने के लिए। बढ़ते हैं आगे। धातु काटने की प्रक्रिया में टूल को वर्क सरफेस से रगड़ने को कैसे रोकें। तो टूल को वर्क सरफेस पर रगड़ने से रोकने के लिए हमें करना होता है, क्लियरेंस कोण को बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। यदि क्लियरेंस एंगल को बढ़ा देंगे तो टूल जो होगा वो वर्क सरफेस पर रगड़ने से बच जाएगा। बढ़ते हैं आगे। धातु की इस प्रॉपर्टी का नाम बताइए जो शॉक या इम्पैक्ट को सहन करता है। यदि धातु पे शॉक लगता है तो उसके इम्पैक्ट को सहन कौन करता है, इसके बारे में आपको बताना है। चलिए हम ऑप्शन देखते हैं। टेनासिटी है, इधर आपके पास और ऑप्शन है हार्डनेस, ब्रिटलनेस और टफनेस। तो टफनेस जो होता है वो उसको सहन करता है। बढ़ते हैं आगे। कौन सा पार्ट मेजरिंग फेस है जो बाहरी माइक्रोमीटर के फ्रेम में फिट होता है। बाहरी माइक्रोमीटर के फ्रेम में फिट होने वाला दोस्तों एनविल होता है, ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी बता रखा है। इस माइक्रोमीटर का नाम क्या है, देखिए आपके सामने एक माइक्रोमीटर का फोटो दिखाया गया है, इसका नाम क्या है ये आपको बताना है। ये आपका डेप्थ माइक्रोमीटर है। कौन सा माइक्रोमीटर है, डेप्थ माइक्रोमीटर। अब इसी में मान लीजिए इतनी गहराई तक ये चला गया, इसके आगे भी हमको नापना है तो एक एक्सटेंशन रॉड जोड़ देंगे तो और नीचे तक नाप सकते हैं। वही क्वेश्चन ऊपर में आया था। बढ़ते हैं आगे। मशीन स्पिंडल पर ड्रिल चक को कैसे पकड़ा जाता है। यदि मशीन स्पिंडल पर आपको ड्रिल चक को पकड़ना होगा दोस्तों तो आप इसको पकड़ने के लिए आर्बर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं,
अर्बर का यूज़ करते हैं। बढ़ते हैं आगे। कौन सी ड्रिलिंग मशीन में स्पिंडल हेड को कॉलम के पास और दूर करा जाता है? यानी किस ड्रिलिंग मशीन में स्पिंडल हेड को कॉलम के पास और दूर करा जा सकता है? तो ये होता है हमारा रेडियल ड्रिलिंग मशीन। कौन सा ड्रिलिंग मशीन? रेडियल ड्रिलिंग मशीन कहते हैं इसको। किस स्क्रू थ्रेड में क्रेस्ट और रूट को राउंड किया जाता है? क्रेस्ट और रूट जो होता है वो किस ड्रिलिंग में किस थ्रेड में राउंड होता है? तो ये होता है हमारा BSW थ्रेड। ठीक है, BSW याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। इस टैप रिंच का नाम क्या है? आपके सामने एक टैप रिंच है, इसका नाम क्या है ये आपको बताना है। तो ये आपका होता है सॉलिड टाइप टैप रिंच। कौन सा होता है? सॉलिड टाइप टैप रिंच है ये वाला। बढ़ते हैं आगे। टैप ड्रिल साइज की गणना करने का सूत्र क्या है? देखिए आपके सामने फॉर्मूला आ ही गया, तो इसको आप लोग रट्टा मार लेंगे अभी, इसी से आपका टैप ड्रिल साइज निकलता है। ठीक है, तो 160 का आपका आंसर हो जाएगा ये। टैप ड्रिल साइज इक्वल टू होता है दोस्तों मेजर डाया -2 इंटू डेप्थ, यानी कि जितना डेप्थ होगा उसमें 2 से इंटू करके मेजर डाया में से आप घटा देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? टैप ड्रिल का साइज मिल जाएगा। बढ़ते हैं आगे। 161 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कौन सी गतिविधि ड्रिलिंग करते समय ड्रिल बिट के अत्यधिक घिसना और आवाज करने का कारण बनती है? तो ये कहलाता है, यदि बहुत धीमा गति से फीड दर दिया जाए तो ये घिसने और आवाज करने की कारण बनती है। आपके सामने एक इंच ग्रेजुएशन वाले वर्नियर कैलिपर को दिखाया गया है। इसमें आपको रीडिंग बताना है कि इसका रीडिंग कितना हो रहा है। दोस्तों इसका रीडिंग जो है वो है 1.459 यानी ऑप्शन नंबर बी। इसको जूम कर दे रहा हूँ, आप लोग इसको देख लेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कॉम्बिनेशन सेट के किस भाग का उपयोग 90 डिग्री और 45 डिग्री के कोण को चिन्हित और जांचने के लिए किया जाता है? तो कॉम्बिनेशन सेट में हम लोग दोस्तों यूज़ करते हैं स्क्वायर हेड का। किसके लिए? तो 90 डिग्री और 45 डिग्री के कोण को चेक करने के लिए स्क्वायर हेड का यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा एंगल प्लेट में रिब्स क्यों प्रदान किए जाते हैं? तो एंगल प्लेट में रिब्स जो होते हैं दोस्त वो प्रदान किए जाते हैं प्रिवेंशन ऑफ डिस्टॉर्शन। ठीक है, डिस्टॉर्शन को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं रिब्स का। अगला हमारा क्वेश्चन है इस भी ब्लॉक की पहचान करनी है। आपके सामने एक भी ब्लॉक दिखाया गया है फोटो में, इसकी पहचान करनी है कि ये कौन सा भी ब्लॉक है। देखिए ये आपके सामने जो भी ब्लॉक दिख रहा है दोस्तों ये है, अच्छा डबल लेवल हो जा रहा है ना, सिंगल ग्रुप है। आगे देखते हैं, ऑप्शन आगे है हमारा। तो इसमें डबल लेवल और सिंगल ग्रुप है। देखिए इसको बोलते हैं हम लोग लेवल और इसको बोलते हैं ग्रुप। ये जो दिख रहा है इसको बोलते हैं ग्रुप, ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं ग्रुप और इसको बोलते हैं लेवल। देखिए ऊपर भी है और एक नीचे भी है, इधर एक ऊपर भी है एक नीचे भी, लेकिन ये सिंगल ही है। ठीक है, तो सिंगल लेवल क्या होता है डबल लेवल और सिंगल ग्रुप टाइप का ये आपका भी ब्लॉक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। स्टील की कितनी कार्बन कंटेंट फॉर्ग हो सकता है? तो स्टील में दोस्तों 1.7% तक कार्बन परसेंटेज होता है वो फॉर्ग हो सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सीट मेटल का देखिए क्वेश्चन, जो सीट मेटल से करते हैं उन्हीं के लिए होता है, तो हम लोग सीट मेटल का क्वेश्चन नहीं करेंगे अभी। सीट मेटल से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सीट मेटल और वेल्डिंग के क्वेश्चन मैं इस सेशन में नहीं करवाने वाला हूँ, क्योंकि सीट मेटल के लिए अलग से वीडियो लाऊंगा। ठीक है, और वेल्डिंग के लिए मैं अलग से वीडियो लाऊंगा, क्योंकि वेल्डिंग वाला वेल्डर के लिए होगा खास करके और सीट मेटल वाला सीट मेटल के लिए होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मैं अगले पार्ट में और आगे क्वेश्चंस को करवाऊंगा। इस पूरे सीरीज में आप लोगों को 1000 क्वेश्चंस करने को मिलेंगे। धन्यवाद।